गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर से लगातार परिचय कराने का एक छोटा सा वादा किया हूं। देखिए, प्रतिदिन आपको 4 से 5 करंट सिनारियो में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको मैं स्टैटिक्स से जोड़कर आपको स्पष्ट करूंगा। एक लेक्चर डिलीवर होगा, आप उसे ध्यान से सुनिए और ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आने वाले जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ सकता है उनके लिए भी बेहतरीन सोर्स हो सकता है। तो बने रहिए इस चैनल में और हर बार की तरह आप इसे पॉपुलराइज करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आज का वीडियो फिर से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। घटनाक्रम अलग अलग घटनाक्रम है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति शासन के बाद उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसकी बात करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे, उसके बाद एक ग्लोबल टैक्स की बात चल रही है उस पर विचार होगा। इसी तरह के घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आर्टिकल 356। भारत इस संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति शासन, एवरीथिंग क्लियर विल दिस वीडियो। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 स्पष्ट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर यह समाधान हो जाए, और यह समाधान कैसे हो सकता है कि उसे राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाए, या राष्ट्रपति को ऐसा मतलब अनुभव ही हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो उस राज्य का शासन संविधान के दिए गए और बताए गए जो प्रावधान है, जो बताए गए जो नियम है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी अगर फेल हो गई, राज्य सरकार को उस समय निलंबित किया जा सकता है और यहाँ तक कि उसे मतलब कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है और देश कि किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसके लिए राज्य आपातकाल या फिर स्टेट इमरजेंसी कहिए या संवैधानिक आपातकाल भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, इसके क्या क्या मतलब अगर कहे तो निहितार्थ जो कहते हैं इसमें क्या क्या निकल के आता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद नहीं रहती है। इस दौरान विधानसभा या तो स्थगित हो जाता है ध्यान रहे, हमेशा भंग होगा, अनिवार्य भंग होगा, बिल्कुल नहीं। स्थगित हो जाना और भंग हो जाना टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाती है और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेशन करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यवाही जारी रखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ संसदीय अनुमोदन होगा, संसदीय स्वीकृति होगी। जी हाँ, इसके लिए कुछ अवधियां बताई गई है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों का मंजूरी बहुत जरूरी है और ये अनुमोदन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि तक लग रख सकती है। मतलब अगर एक बार अनुमोदन मिल गया तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य या उस राज्य के किसी हिस्से में लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल से ज्यादा किसी भी हालात में बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसे 5 वर्ष तक किया गया था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, संवैधानिक संशोधन कर करके उसको 3 साल से अधिक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब अगर 3 साल से अधिक ऐसा कुछ करना हो तो इसकी प्रावधान अभी वर्तमान में नहीं है। और यह भी याद रखिएगा कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो हर 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन लेना आवश्यक है। ओके, अभी वर्तमान में क्या हुआ है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट प्राप्त करता है अथवा इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके कारण राज्य का संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलना मुश्किल हो गया हो, शासन नहीं चल पा रहा हो, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर इसको रिवोकेशन करने की बात करें, अर्थात इसको निरसन वापस लेने की बात करें, देखिए, राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा एक सिंपल घोषणा के बाद किसी भी समय हटाया जा सकता है, निरसित किया जा सकता है। इस तरह की घोषणा के लिए संसद की अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, इसकी संसद के अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि राष्ट्रपति शासन जो लगा, क्या इससे आपके मौलिक अधिकार का कोई प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, ये एक इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी नहीं है, इसलिए आपके मौलिक अधिकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति शासन
के लिए जो विचार अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी वर्तमान में बंगाल में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हिंसा हुई परिणाम के कारण, उस हिंसा को ध्यान में रखते हुए बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। तो देखते हैं कहाँ तक राष्ट्रपति शासन सही ढंग से लग पाता है, या फिर से एक बार वही कवायद चल पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा कलंकित और सबसे अधिक बार गलत प्रयोग किया जाने वाला एक तरह से आर्टिकल है। इस आर्टिकल का भरपूर प्रयोग ना हो, अर्थात इसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, कोई ठोस कारण हो, अंतिम कारण हो, जिसके अलावा और कोई विकल्प ना बचा हो, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस पर कई रिपोर्टें आई है, जैसे कि आपको पता होगा पुंछी कमीशन की रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, SR बॉम्बई जजमेंट, सब राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए हैं। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल टैक्स पर हम बात करेंगे। अभी वर्तमान में G7 की जो बैठक हुई और उसके बाद विश्व के प्रमुख देशों के द्वारा बात चल रही है कि एक ग्लोबल टैक्स होना चाहिए। तो इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत इस पर क्या विचार रखता है? देखिए, इस प्रकार की वैश्विक कर व्यवस्था अगर लागू होती है, मतलब इसके अंदर एक निश्चित टैक्स होगा जो पूरे विश्व के अधिकांश देशों में लागू होगा। भारत के लिए गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियां पर जो कर लगाया जाता है उसको समकारी लेवी कहते हैं। तो हो सकता है समकारी लेवी यानी इक्वलाइजेशन लेवी पर प्रभाव पड़ सकता है, उसे वापस लेना भी पड़ सकता है। तो जान लीजिए समकारी लेवी क्या होता है। ये जो है विदेशी डिजिटल कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक कर है और इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। गूगल और अन्य विदेशी ऑनलाइन विज्ञापन सेवा प्रदाता ऑनलाइन विज्ञापनों के प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर, अगर 1 लाख से अधिक भुगतान करते हैं तो उन्हें 6% का समकारी लेवी, इक्वालाइजेशन लेवी चुकाना पड़ता है। वित्त अधिनियम 2020 के संशोधन के बाद समकारी लेवी के दायरे का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री और ऑनलाइन सेवा प्रदान करने पर अनिवासी ई-कॉमर्स की जो कंपनियां हैं उनको भी 6% इक्वालाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। हालांकि 6% नहीं, बल्कि इन पर 2% की दर से इक्वालाइजेशन लेवी या फिर कहे तो समकारी लेवी वसूल की जाएगी और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। इसी से संबंध में एक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक कंसेप्ट है कि आधार क्षरण लाभ हस्तांतरण क्या है? इसका तात्पर्य क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक तरह से टेक्निक विधि है। मतलब कर में या कर व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने में जो कुछ लूप होल्स हैं, जो नियोजन रणनीति है जिसके माध्यम से ये कंपनियां जो होती है कर भुगतान से बचने के लिए कर के नियम में जो अंतर है, जो विसंगतियां हैं, उसका लाभ उठाती है। तो क्या ये गैर कानूनी है? देखिए, चूंकि ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कर अंतर या कर के जो उगाही में जो आपकी विसंगतियां हैं उसी के बीच से ये एक रास्ता निकल के आया है और बड़ी बड़ी कंपनी इसका बहुत भरपूर उपयोग करती है। तो इससे भारी नुकसान होता है विकासशील देशों को, क्योंकि विकासशील देशों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है उस पर बहुत अधिक निर्भर होना बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से जो डायरेक्ट टैक्स उठता है इसी के आधार पर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के कारण भारतीय देश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पद्धति की वजह से देशों को सालाना 100 से 240 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। सोच लीजिए, इतना बड़ा भारी नुकसान। तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए क्या ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए? आप अपने विचार सोचिए, इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, जो कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वास्तव में क्या है? देखिए, बीमा जो है ना किसी को सुरक्षा प्रदान करता है। खराब मौसम परिघटनाओं के कारण फसल अगर नष्ट हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो उससे पहले आप उसका बीमा करवा लीजिए। इसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चूंकि इस योजना के पूर्ववर्ती मतलब पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि
बीमा योजना, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था और इसको बनाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों का या किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम कर दिया जाए और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान किया जाए। क्योंकि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो उठा लेती है बीमा चुकाने में या पैसा चुकाने में, या कहे तो जो निपटान होता है शीघ्र निपटान वो नहीं करती है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या कवरेज है, किस चीज को इसमें कवरेज किया गया है? इस योजना में जितने भी सभी खाद्य फसल, तिलहन फसल और वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसल को शामिल किया गया है, जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई के प्रयोगों का उपेक्षित संख्या संचालन किया जा रहा है। देखिए 2020 से पहले ये मतलब एक तरह से कहे तो वॉलेंट्री नहीं था, लेकिन 2020 के बाद इसको पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया है। सभी किसान के नामांकन के लिए 100% स्वैच्छिक बना दिया गया है, ठीक है। और कुछ चेंजिंग भी किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है कि इसमें चेंज किया गया कि जितने भी गैर सिंचित क्षेत्र हैं या फसल है, उसके लिए बीमा की जो किस्त होगी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो चुकाया जाएगा, अर्थात केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जो होगी वो गैर सिंचित क्षेत्रों में 30% और सिंचित यानी फसल के लिए सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% का सीमा निर्धारण किया गया है। ओके, और राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है कि राज्य इसमें शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी कारण बस आपको पता होगा कि बंगाल और भी 2-3 राज्य हैं जो इसमें शामिल नहीं है। यही था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो भी आपको बताना चाहता हूं कि ये भी बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। अभी वर्तमान में केंद्र और संघ नामांकन को लेकर चर्चा में फिर से उठी है। डीएमके के नेता जो हैं उनके अनुसार संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है और इसलिए केंद्र को संदर्भित करने हेतु आदर्श शब्द जो है वह संघ सरकार अच्छा होगा। चलिए इस संबंध में हम लोग भारत का संविधान क्या कहता है ये समझ लें। देखिए भारतीय संविधान में संपूर्ण देश और इसे संचालित करने वाली सरकार का वर्णन करने हेतु निरंतर हमें संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में हमेशा संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम लोग अक्सर संघ और केंद्र दोनों बोल देते हैं, कोई इसमें हम लोग ज्यादा डिफरेंस समझते नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 3 पर में स्पष्ट कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, ध्यान रहे संघ की कार्यकारी शक्ति ना कि केंद्र की कार्यकारी, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि इंडिया जो है अर्थात भारत वो राज्यों का संघ होगा, 1 में भी कहा गया है। तो ध्यान दें कि संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संविधान का सभा का जो अभिप्राय था, संविधान सभा द्वारा एक सशक्त संयुक्त देश का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रांतों और इसके क्षेत्र का एकीकरण और मेल पर जोर दिया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने भी इस संकल्प के साथ यह कहा कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक राज्य क्षेत्रों का एक संघ होगा। देखिए एक संघ होगा। फिर से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो राज्यों के संघ के उपयोग को उचित ठहराते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने मसौदा समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी में स्पष्ट करना चाहते थे कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से विभक्त होने अर्थात अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह संघ है और यह विभक्त नहीं होगा, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टेबल। संघ बनाम केंद्र शब्द कौन सा बेहतर है? देखिए केंद्र या केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में शक्तियों को एक इकाई में केंद्रीकृत करने की प्रवृत्ति दिखती है, झलकती है। संघ सरकार या भारत सरकार में एकीकृत प्रभाव दिखता है, क्योंकि इससे के माध्यम से संदेश जाता है कि सभी की सरकार, ठीक है, एकीकृत इंटीग्रेट, और वो है सेंट्रलाइज। कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है? सुभाष कश्यप के अगर शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार शब्द जो है वास्तव में जानते हैं क्या है? ये कहना चाहता है कि राज्य सरकारें जो है केंद्र के अधीन है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में तो राज्य केंद्र के अधीन है नहीं, ठीक है। तो इसलिए संघ शब्द अच्छा है। अगर बताए कि ये शब्द, ये जो 2 शब्दों की जो प्रणाली है ये कहाँ से डेवलप हुई, देखिए इन शब्दों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया
उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रयोग से दिखता है। इसके अलावा वर्ष 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, पहली बार उसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसलिए आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आधुनिक शब्द जो है वो संघ में अच्छा लगता है, और इसको पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में प्रयोग किया गया था। और सत्ता हस्तांतरण जब हुआ उसके बाद तो भारत को एकजुट कर दिया गया, और ब्रिटिश योजना इसकी देन थी। Okay, that's all for this video. I think if you are loving this video, please subscribe my channel and share to your friends and fellow. Thank you.